about carbon resistors. अब ये कार्बन रेजिस्टर्स क्या चीज है? देखो बेटा, हम जो कमर्शियली या लैब में हम जो रेजिस्टर्स यूज करते हैं, वो रेजिस्टर्स दो तरह के होते हैं। रेजिस्टर मतलब एक कंपोनेंट होता है जो हम करंट को कंट्रोल करने के लिए किसी डीसी सर्किट में यूज करते हैं। ये रेजिस्टर्स दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक होता है वायर बाउंड रेजिस्टर, और दूसरा होता है कार्बन रेजिस्टर। वायर बाउंड एंड कार्बन रेजिस्टर्स। जो वायर बाउंड रेजिस्टर है, ये कैसे बनता है? इसमें वायर यूज होती है, वायर मेड अप ऑफ some alloy is used as a resistor। किसी वायर को यूज करते हैं एज ए रेजिस्टर। और हम एलॉय की क्यों बनाते हैं? जैसे मैंगनीन या कॉन्स्टेंटन या नाइक्रोम। इनसे बनाते हैं हम रेजिस्टर्स। क्यों? क्योंकि जो एलॉयज हैं, एलॉयज हैव, आपको बताया था मैंने पहले, एलॉयज हैव हाई रेजिस्टिविटी and low value of alpha. You know what is alpha? Alpha is called temperature coefficient of resistance. तो अल्फा लो होने से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस में ज्यादा चेंज नहीं आती। सो वी यूज वायर बाउंड रेजिस्टर्स। बट इन वायर बाउंड रेजिस्टर की प्रॉब्लम क्या है? दे समटाइम अपीयर टू बी वेरी कॉस्टली। समटाइम मतलब जब हम कोई डेली लाइफ का या कोई सिंपल प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वहां कॉस्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो वहां हम ये रेजिस्टर यूज नहीं कर सकते बिकॉज ये कॉस्टली है। ऑन द अदर हैंड, जो कॉस्ट इफेक्टिव रेजिस्टर्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, इसलिए उनको बोलते हैं कार्बन रेजिस्टर्स। दीज आर कॉस्ट इफेक्टिव एंड दे कैन प्रोवाइड रेजिस्टेंस। ऐसे कार्बन तो एक इंसुलेटर है, लेकिन कार्बन को जब पाउडर कर देते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में जो कार्बन होता है उससे बनाया जाता है ये, वो जो पाउडर्ड फॉर्म में कार्बन होता है दैट इज ए गुड कंडक्टर। ठीक है। सो द कार्बन रेजिस्टर्स आर कमर्शियली यूज, हम लैब में भी यूज करते हैं, लेबोरेटरी में भी यूज करते हैं इनको, और ये बहुत सारे सर्किट में भी ऐसे ही यूज किए जाते हैं। दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज द कार्बन रेजिस्टर्स। ठीक। इन कार्बन रेजिस्टर्स में ऐसा इनका शेप होता है। ये आप कोई भी, आप एक रेडियो भी खोलोगे ना, कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट खोलेंगे, आपको ऐसे कंपोनेंट्स दिखेंगे उसमें। इसमें बैंड्स बने होते हैं, यहाँ 1 2 3 एंड 4 ऐसे बैंड्स, मतलब रिंग्स बने होते हैं। इन रिंग्स की हेल्प से, कलर्ड बैंड्स हैं ये, इन रिंग्स की हेल्प से ये पूरा होता है थ्रू आउट। ये भी पूरा होगा ऐसे। ठीक है। बैक वाला साइड नहीं दिखाई दे रहा है, फ्रंट साइड ही विजिबल है। ये कलर्ड बैंड्स होते हैं। कितने? 3, 1 2 3 ये, और एक चौथा थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा दूर होता है, जिससे एक्चुअली ये पता चलता है कि ये फोर्थ वाला है। इसको हम फोर्थ बैंड बोलते हैं। ठीक है। और ऐसे तो सिंबल ये है ना, सिंबल तो रेजिस्टर का ये है, बट ये जो वायर बाउंड रेजिस्टर होते हैं, इसमें तो रेजिस्टेंस कितना होगा वो उसके ऊपर लिखा होगा। वायर जहां बाइंड करके होगी, एक प्लास्टिक की
जैसे प्लास्टिक की कैप होती है उसके अंदर उस वायर को रैप कर देते हैं और उसके ऊपर लिख देते हैं कितने ओम, 140 ओम, 500 ओम, 1 किलो ओम। सो जब हमें ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए ना तो ज्यादा बड़ी वायर लगानी पड़ेगी, लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, तो कॉस्ट बढ़ जाती है। कार्बन रेजिस्टर में बनाया जाता है इसको, फिर उसकी वैल्यू को समटाइम्स इट इज सो स्मॉल कि उसकी वैल्यू को प्रिंट करना जो है वो कॉस्टली हो जाता है, तो उसकी वैल्यू को हम डिकोड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोड कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस रिंग्स, और फिर हम डिकोड करते हैं, मतलब जो यूजर होता है वो डिकोड करता है उन रिंग्स को देख के कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। उस टेक्निक को बोलते हैं बेटा कलर कोडिंग टेक्निक। उस टेक्निक को बोलते हैं कलर कोडिंग टेक्निक। कलर कोडिंग टेक्निक फॉर कार्बन रेजिस्टर्स। ये कलर कोडिंग टेक्निक क्या है, उससे पहले आपको एक कलर्स का सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। एक मैं यहाँ टेबल बनाता हूं जिसमें 3 कॉलम्स होंगे, कलर, डिजिट एंड मल्टीप्लायर। These are the 3 columns for color, digit and multiplier. ठीक है, कलर्स कौन कौन से होंगे? वी कैन हैव ब्लैक, ये सीक्वेंस याद रखना है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, वायलेट, ग्रीन के बाद ब्लू है, वायलेट, ग्रे and white. These are the 10 colors. Corresponding to each color, there is a digit. ठीक है, मैं ये लाइंस बना देता हूं सो दैट कंफ्यूजन नहीं हो जाए कौन से कलर का डिजिट क्या है। किसी पर्टिकुलर कलर का डिजिट जो है वो यूनिक है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। दीज आर द 10 कलर्स। कितने कलर्स हैं? 10 कलर हैं ये, 0 से लेके 9 तक। सीक्वेंस आपने याद रखना है। एंड मल्टीप्लायर क्या है? जैसे यहाँ 0 है, द मल्टीप्लायर इज 10 रेज पर 0, 10 रेज पर 1, 10 रेज पर 2, 10 पावर 3, 10 पावर 4, 10 रेज पर 5, 6, 7, 8 एंड 10 रेज पर 9। ठीक है, ये कलर का सीक्वेंस आप याद रख सकते हैं। ये नोट कर लेना बेटा, वायर बाउंड रेजिस्टर के बारे में मैंने जो लिखवाया, इन कलर का सीक्वेंस याद रखना है। और इस सीक्वेंस को याद रखने के लिए आप सिंपली एक स्टेटमेंट याद रख लीजिए। दैट स्टेटमेंट गोज लाइक दिस, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। अब ये जो स्टेटमेंट है बेटा, इस स्टेटमेंट में जो कैपिटल लेटर्स हैं, these capital letters are the colors: black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, gray and white। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये ब्लैक है कि ब्लू है या ब्राउन है। आप ऐसे याद रखें कि एक्सट्रीम कलर्स जो हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट है, बाकी बीच में सारे। पहला ब्लैक है और लास्ट वाला ब्लाइट, देखो ब्लू भी यहाँ है। ब्लैक के साथ में ब्लू नहीं लिख देना, तो गलत हो जाएगा आपका कैलकुलेशन। ब्लैक के साथ में ब्लैक से मिलता जुलता जो है वो ब्राउन है। दूसरा आपको कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है कि ये ग्रेट, कहीं आप ग्रे लिख दो यहाँ जी से, तो वो भी कंफ्यूजन हो जाएगा। व्हेन इट इज ग्रेट यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 अल्फाबेट्स है, ग्रीन में भी 5 होते हैं, 1 2 3 4 5।
ठीक है, ग्रेट ग्रीन एंड ग्रे गुड, 4 वी हैव 4 हियर, ग्रे इज गुड एंड ग्रीन इज ग्रेट, ऐसे याद रखना। सो स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लैक टिल व्हाइट। और जो फोर्थ कलर है बेटा, हमारे जो पहले 3 कलर्स होंगे ये वाले 1 2 3, ये 3 कलर्स इनमें से कोई हो सकते हैं, इन 10 में से ये 3 जो है ये कोई हो सकते हैं, लेकिन जो फोर्थ कलर होगा, फोर्थ कलर या तो गोल्ड होगा या होगा सिल्वर, और या फिर नहीं होगा, नहीं होगा तो हम बोलेंगे नो कलर। फोर्थ कलर कैन बी गोल्ड, सिल्वर, या फिर होगा ही नहीं तो नो कलर बोला जाएगा इसको। ठीक है जी। तो गोल्ड के लिए पहले मैं बताऊंगा कि आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे देखनी है। जो पहले 2 कलर हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड कलर्स, पहले 2 कलर के लिए आपने बेटा देखने हैं डिजिट्स। जो थर्ड कलर है, उस थर्ड कलर के लिए आप देखोगे मल्टीप्लायर। और जो फोर्थ कलर है उसके लिए आप देखोगे टॉलरेंस। अब पहले मैं ये टॉलरेंस बता देता हूं। टॉलरेंस होता है कि हमने बहुत सारे मास प्रोडक्शन कर दी रेजिस्टर्स की, है ना, थोड़ा बहुत वेरिएशन जरूर होता। हमने तो से बने थे, लेकिन और कोई 1100 का भी बन गया या 1050 का बन गया, तो टॉलरेंस क्या है कि 1000 से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा अगर है तो वो टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस को आप वेरिएशन बोल सकते हो, टॉलरेंस को वेरिएशन बोल सकते हो। ये वेरिएशन अगर गोल्ड होगा तो ये वेरिएशन होगा बेटा ±5% का। मतलब देख लेंगे बना के कि कितना वेरिएशन आ रहा है, ठीक है, मेजर कर लेंगे वैल्यूज उनकी विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और फिर उसकी टॉलरेंस डिसाइड कर लेंगे कि इसमें इतनी टॉलरेंस है। इट कैन बी ±10%, अगर सिल्वर है तो ±20% होगा अगर फोर्थ कलर नहीं हुआ तो। अगर फोर्थ बैंड एब्सेंट हुआ तो टॉलरेंस विल बी ±20%। सो दीज आर द कलर सीक्वेंस, ठीक है, एंड दिस इज द टेक्निक हाउ टू फाइंड द रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई ऐसा रेजिस्टर है जिसमें फर्स्ट कलर है ब्राउन, देन सेकेंड कलर इज, यहाँ पे ब्राउन है, देखने से पता चला ये ब्राउन है, ये ब्लैक है, ये रेड है, ऐसे ही बोल देता हूं मैं रेंडमली। वी हैव ब्लैक, वी हैव ब्राउन, ब्लैक, तीसरा कलर जो है वो रेड है, और जो फोर्थ वाला बैंड है वो गोल्डन है। ठीक है, हमने तो ये आपको प्रैक्टिकल में भी काम आएगा ये इन्फॉर्मेशन जो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो हमने तो रेजिस्टर देखना है, रेजिस्टर देखा, हमने कलर्स देखे, ये वाले कलर्स हैं। आपको प्रैक्टिकल में एग्जामिनर ने बोल दिया कि ये लो रेजिस्टर और बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो बताएं ये जो कलर सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के हिसाब से रेजिस्टेंस जो है वो कितना होगा। देखिए क्या करेंगे, मैंने आपको बोला पहले कलर, पहले 2 कलर के लिए आपने डिजिट देखना है। फॉर फर्स्ट 2 कलर्स यू राइट द डिजिट। तो पहले कलर के लिए डिजिट कौन सा है, ब्राउन के लिए देखो डिजिट इज 1, तो रेजिस्टेंस देखो कैसे आएगा 1। दूसरा कलर है ब्लैक, उसके लिए डिजिट है 0, राइट 1 0। ठीक है, डू नॉट राइट 1 into 0, फिर मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद तीसरे कलर के लिए आपके पास है रेड, रेड के लिए देखो मल्टीप्लायर कितना है 10⁻², सो वी राइट 10⁻², प्लस माइनस फोर्थ बैंड इज गोल्ड, सो फॉर गोल्ड मेरे पास टॉलरेंस मैंने अभी लिखा था 5% होता है, तो ये मेरे पास रेजिस्टेंस आ जाता है इससे। तो मैं बोलूंगा रेजिस्टेंस कितना है, ये आ गया बेटा 1000 प्लस माइनस 5%। तो 5% ऑफ 1000 ओम में आया ये, 5% ऑफ 1000 इज इक्वल टू 5/100
इंटू 1000, 5% ऑफ 1000 क्या हुआ, 5/100 इंटू 1000, तो ये 2 0 काट दो, इट इज इक्वल टू 50। 5% ऑफ 100 क्या हुआ, 50 हुआ। तो मैं बोलूंगा यहाँ कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 1000 है, R इज इक्वल टू 1000 प्लस माइनस 50 ओम। मतलब जिसमें ये वाला सीक्वेंस होगा उसमें एक बार आप माइनस करोगे आएगा 950, प्लस करोगे आएगा 1050। तो आपके पास जो इस सीक्वेंस के कलर कॉम्बिनेशन, इस कलर कॉम्बिनेशन के जो रेजिस्टेंस होंगे, दोज रेजिस्टर्स विल लाई बिटवीन, बहुत बड़े सारे रेजिस्टर्स होंगे, उनकी जो वैल्यू होगी वो 950 से 1050 के बीच में कुछ होगी। ठीक है, इस तरह से हम वैल्यू देके थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है हमें। ठीक है, कैलकुलेशन करना पड़ता है, बट दीज रेजिस्टर्स आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, दे आर वेरी इजीली हैंडल्ड, और एक प्रोसेस में बड़े सारे रेजिस्टर एक साथ जो है वो बनाए जा सकते हैं। ठीक है, एक और देता हूं आपको एक्सरसाइज के लिए। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा रेजिस्टर है जिसको देखने पे आपको ये लगा कि 1 2 3 4, कि इसमें जो पहला कलर है वो है, तीनों कलर्स रेड है। ठीक है, या चलो एक में ब्राउन लिख लेता हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। ब्राउन है, देन सेकेंड कलर इज रेड, then third color is say orange, and fourth color is silver। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? देखो इसका जो रेजिस्टेंस होगा, ब्राउन के लिए आपने डिजिट लिखना है 1, रेड के लिए आपने डिजिट लिखना है 2, फिर ऑरेंज के लिए लिखना है 10⁻³ प्लस माइनस 10%। ठीक है, सो ये आपके पास बना 12,000 प्लस माइनस 10%। यहां तक छोड़ सकते हैं अगर आपके पास कोई मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में आया क्वेश्चन और परसेंटेज में ही एक्सप्रेस करना है तो यहां छोड़ सकते हैं आप। लेकिन अगर परसेंटेज में नहीं है तो यहां लिखिए 10% ऑफ 12,000। 12,000 का 10% कितना हुआ? लिखो इसको 10/100 इंटू 12,000। ठीक है, ये दोनों जीरो काट दूंगा तो ये आ जाएगा 1200। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 12,000 प्लस माइनस 1200। तो 12,000 में से 1200 निकालेंगे तो बचेगा 10,800, और ऐड करेंगे तो 13,200 ओम। तो ये रेजिस्टेंस आ गया। आप इसको ना कन्वीनियंटली ऐसे लिखो, 10.8 किलो ओम से लेके 13.2 किलो ओम हो सकता है रेजिस्टेंस। किलो ओम में कन्वर्ट कर दिया मैंने। ठीक है, तो इस तरह से हम कलर कोडिंग टेक्निक यूज करते हैं। उसके बाद बेटा मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा अबाउट इनफाइनाइट नेटवर्क कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये भी आपको एंट्रेंस में क्वेश्चन आ सकता है इस पे बेस्ड। इनफाइनाइट नेटवर्क, ठीक है, ऐसे तो हम सीरीज पैरेलल तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आ गया, मान लो अप टू इंफिनिटी। सपोज कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू दी होंगी आपको यहाँ, कभी भी वैल्यूज ना रैंडम नहीं होंगी, ये कि कुछ भी नहीं हो सकता है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा, ये 1 है ये 2 है, अगर तो ये भी 1 2 1 2 ऐसे होगा। इस तरह के नेटवर्क को, इस तरह के सर्किट को इनफाइनाइट सर्किट या इनफाइनाइट नेटवर्क बोलते हैं। इसमें सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सी ऐसी सेक्शन है जो रिपीट हो रही है। सो अगर आप ध्यान से देखो, मान लेते हैं ये ए बी दो टर्मिनल है, बोला है कि आर ए बी निकालना है। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो
द सेक्शन विच इज बीइंग रिपीटेड, तो आपको लगेगा कि ये जो पार्ट है सर्किट का ये बार बार आ रहा है, फिर आ गया, फिर आ गया। तो ये कितनी बार आ रहा है? इनफाइनाइट टाइम्स। अब इन्फिनिटी तक जा तो सकते नहीं हमें, इसका मतलब कोई ना कोई तो टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। समझना बेटा टेक्निक क्या है। अगर ये इनफाइनाइट नेटवर्क है और मान लो इस इनफाइनाइट नेटवर्क का जो रेजिस्टेंस है वो R है, हमने यही फाइंड करना है, ठीक है, हमने इसी R की वैल्यू को ही फाइंड करना है। लेकिन इमेजिन करो अगर हम इनफाइनाइट ऐसी सेक्शंस के रेजिस्टेंस को R बोल रहे हैं, तो एक सेक्शन में छोड़ दूं, मान लो इसको बाहर निकाल दूं, ए बी को हटा के मैं बोलूं मैं ए डैश बी डैश से आगे लेना चाहता हूं, तो ए डैश बी डैश से आगे कितने हुए? फिर से इनफाइनाइट ही हुए। अगर ए बी से आगे इनफाइनाइट है तो ए डैश बी डैश से आगे भी इनफाइनाइट ही तो हुए, ऐसे थोड़ी बोलेंगे इन्फिनिटी -1 हुए। तो इसलिए बेटा जो आगे वाला पार्ट होगा उसका रेजिस्टेंस भी R ही होगा। जितना रेजिस्टेंस इस सेक्शन को इंक्लूड करके आएगा उतना ही इसको एक्सक्लूड करके आएगा। तो अगर मैं इस सर्किट को रीड्रॉ कर लूं, ये मेरे पास ए बी तो है, अब अपनी मर्जी से हम छोड़ेंगे नहीं इसको, बट इफ आई लीव इट, अगर मैं बोल रहा हूं कि अक्रॉस ए बी रेजिस्टेंस R है, तो अक्रॉस ए डैश बी तो रेजिस्टेंस R ही होगा। मतलब इससे आगे जितने भी हैं उनका रेजिस्टेंस भी उतना ही होगा जितना इसको इंक्लूड करके हो रहा है एक सेक्शन को, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करके क्या निकालेंगे? RAB। ये इजी है। अब ये दोनों देखिए पैरेलल में है, इनका पैरेलल में ये आ जाएगा सीरीज में, तो ये मेरे पास 1 ओम, ये A ये B, ये 1 ओम, और ये आ गया R/R+1, ठीक है, प्रोडक्ट बाय सम। तो फिर RAB कितना आ जाएगा? अगर आप इस सर्किट को सॉल्व करेंगे आपके पास RAB कितना बन जाएगा? इस सर्किट को सॉल्व करके आपके पास RAB आ जाएगा 1 + R/R+1। So RAB will be equal to R+1 plus R divided by R+1. So it is equal to 2R+1 over R+1. लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि सेक्शन को इंक्लूड करके भी तो R ही होता है। RAB किसके बराबर है? R के बराबर है। Therefore 2R+1 over R+1 is equal to R, which means 2R+1 is equal to R into R+1. 2R+1 is equal to R square plus R. बस आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। So R square minus R minus 1 equal to 0. ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो एक्चुअली R की वैल्यू होगी। तो इजी है इसका सॉल्यूशन। तो ये सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं यहीं से लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। R square minus R minus 1 equal to 0. So R equal to minus B plus minus square root of B square minus 4AC divided by 2 into 1. 1 plus minus root 5, 1 plus 4 divided by 2. So R आपके पास आ जाएगा 1 plus root 5/2। मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी करने हैं। आपकी एनसीईआरटी में भी होगा एक इनफाइनाइट नेटवर्क पे बेस्ड क्वेश्चन। सीरीज पैरेलल तो करना ही है, बट कुछ आप अलग टाइप के क्वेश्चंस भी करिए। मैं एक असाइनमेंट भी शेयर करूंगा अभी, उसको भी सॉल्व करो। ठीक है, हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कल। अगर सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, अगर आपने असाइनमेंट पूरी सॉल्व कर ली तो ठीक है। अगर कुछ डाउट्स हुए तो हम असाइनमेंट के क्वेश्चंस लेंगे कल। ठीक है सर। हाँ बोलो बोलो सर नेक्स्ट टेस्ट